हेलो साथियों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नए साल में नए जोश के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रीट की वैकेंसीज आ गई हैं। सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब वो 17,000 वैकेंसीज का आता है या 97,000 वैकेंसी का आता है। सब लोग काफ़ी इफर्ट कर रहे हैं लखनऊ में। सीटेट के फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और होपफुली इस ईयर केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो जिन लोगों का सेकेंड फेज में एग्जाम चल रहा है उन लोग अपनी और अच्छे से मेहनत करिए। मेहनत करके खूब अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। और आज का जो सीटेट 3 जनवरी का जो पेपर था, हमने सेंटर पे जाके बच्चों से बात किया। बात करने के बाद उनसे पूछा कि पेपर का लेवल क्या था। तो उन्होंने कहा था कि पूरा पेपर जो है हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पे है। एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी, अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके जा रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बन रहा है वो एनसीईआरटी से ही बन रहा है। ठीक है। और आशा करते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन कमिंग फेज में आए हैं उनका पूरा पूरा एग्जाम एनसीईआरटी पैटर्न से ही बने, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। देखिए, पहला सवाल आया था। ये सवाल कई बार एग्जाम में घूम फिर के आ रहा है। मैंने कल इसको क्लास में कराया भी था। पूछा गया था कि प्राथमिक क्लासों में पर्यावरण स्थिति के लिए समी समान उद्गमों का यूज किया जाता है। ठीक है। और अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़ के। ठीक है। तो देखिए, अगर आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल। मतलब जो आपको चीजें दिख रही हैं वो उनको हम मूर्त बोलते हैं। जो नहीं दिखती हैं, जिनकी कल्पना आप करते हैं, उनको अमूर्त बोलते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल सही। सरल चीजें पहले उन्हें पढ़ाएंगे, फिर कठिन चीजों के बारे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही। स्थानीय चीजों के बारे में पहले पढ़ाएंगे, फिर वैश्विक चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। और अमूर्त से मूर्त मतलब पहले कल्पना करा के फिर सजीव वस्तुओं के बारे में बताएंगे, ये ऑप्शन नहीं है। सवाल पूछ रहा है कि केवल इसे छोड़कर आप कैसे पढ़ाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ दीजिए। ठीक है। और अगले सवाल पे चलते हैं हम। जो अगले सवाल जो आए हैं, देखिए सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कुनैन नामक जो दवा है प्राप्त होती है, वो मलेरिया की दवा है। मतलब ये सवाल नहीं आया था, बच्चे ने बताया था कि मलेरिया की दवा के लिए जो बनाई जाती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो हमने इसको यहाँ पे बताया था, निम्नलिखित में से कुनैन नामक दवा जो मलेरिया की दवा है किस पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है। मनी प्लांट से प्राप्त होती है, यूकेलिप्टस प्लांट से प्राप्त होती है, सिंकोना प्लांट से होती है, अंकोनाइट प्लांट से होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कुनैन नामक जो दवा होती है वो सिंकोना जो प्लांट है उसकी छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। तो अगर आपको जो पता है, जो मलेरिया होता है, मलेरिया में ज्वर हो जाता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है हमें। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया को ठीक करने की दवा है। ठीक है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग लगभग हर शिफ्ट में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्लाट तैयार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कुनैन नामक दवा होती है और जो मलेरिया की दवा होती है। मलेरिया का मच्छर जो होता है, मादा एनाफ्लीज होता है, वो काट लेता है तो हमें बुखार आ जाता है। और ये जो दवा है वो किस पौधे से बनाई जाती है, वो सिंकोना प्लांट होता है उससे बनाई जाती है। उसके तनों से ये तनों की छाल से ये दवा बनाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर था। अगले आंसर पे चलते हैं। देखिए, ये सवाल जो है ये एक मतलब गोल्डन क्वेश्चन बन चुका है सीटेट का। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। आज भी ये सवाल पूछा गया। ठीक है। पूछा गया कि नेपथ्यंस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश के किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, सवाल में पूछा गया असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, उड़ीसा में। तो कहाँ पाया जाता है ये? मेघालय में। ये पौधा हमारा मेघालय में पाया जाता है। देखिए, इस पौधे की खास बात क्या होती है? यह सुगंध निकलता रहता है। सुगंध निकलता रहता है, नमी वाले स्थानों में आ जाता है
और इसकी सुगंध को ही पहचान के जो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव आ जाते हैं और अपनी ये सुराही नुमा चोंच में ये उसको फंसा लेता है। ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, जो वो सुराही नुमा चोंच में होते हैं, वो उसको फंसा लेता है। ठीक है, यहाँ से कीड़े मकोड़े मतलब सीधे ले लेता है वो। ठीक है, और ये कीड़े मकोड़ों को खाता क्यों है? अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि मेघालय में जो मिट्टी होती है वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये उनको खाता है। ठीक है, नमी वाले स्थानों में पाया जाता है ये। इसी को हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं, इसी को घटपर्णी पौधा कहते हैं, नेपेथिन्स प्लांट कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपके सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, जब कोई सपेरा बीन बजाता है, सांप पे एक क्वेश्चन आया था। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसकी धुन सुनने पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? देखिए, वाद्य यंत्र को सूंघकर, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, यंत्र की ध्वनि को देखकर। देखिए, उसके कान नहीं होते हैं। ठीक है, सांप के कान नहीं होते तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्वनि को देख नहीं सकते तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाद्य यंत्र को सूंघकर तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाद्य यंत्र के प्रति उत्पन्न उत्पन्न जो कंपन है उनकी प्रक्रिया करके, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, सांप के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो सांप हमारे रेंग कर चलते हैं, इनके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं पर ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये मांसाहारी होते हैं और ये अपने खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकलने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवा इनके जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से सांपों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो पूछा गया कि भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन बच्चे ने नहीं बताया। तो ये सारे जो सांप हैं, नाग कोबरा, करैत, डुबोइया, अफाई, ये सारे के सारे जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, कि भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे और गाय के दांत छोटे और पत्तों को काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत छपते और घास चबाने के लिए होते हैं। तो गाय से भी एक दांतों से, पशु पक्षियों के दांतों से सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। ठीक है, आज जो सवाल आया था, देखिए सवाल आया था कि जो हमारे रोनाल्ड रॉस हैं, रोनाल्ड रॉस, ये भारतीय मूल के थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ठीक है, तो भाई इन्हें नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। 1902 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया का ज्वर होता है वो मच्छर से फैलता है। तो इनके इस आविष्कार के लिए रोनाल्ड रॉस सर को नोबेल का पुरस्कार दिया गया। जो नोबेल जो होता है किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। सर सन अल्फ्रेड नोबेल जो हमारे डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी स्मृति में ही ये पुरस्कार क्या कहते हैं बनाया गया। प्रतिवर्ष शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन के क्षेत्र में, बायोलॉजी की फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किस प्रदेश में बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं? ये रिपीटेड सवाल एग्जाम में आया कि किस प्रदेश में बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं? तो बल्लम नाव से स्कूल जाते हैं। ये लकड़ी की बगी मजबूत नाव होती है और ये कहाँ के बच्चे जाते हैं? केरला के बच्चे जाते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि कौन से प्रदेश के बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया है कि वो झूम खेती के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने पूछा था कि झूम खेती किस प्रकार की खेती है? तो मैं आपको बता दूं, झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है। क्या है? झूम की एक तरह की स्थानांतरित खेती है। झूम खेती की फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं। उस जगह में जो बांस या जंगल उग आता है उस अवशेष को जला देते हैं और यह राख या जमीन में खाद का काम करती है।
तो जैविक खाद बन जाती है और जैविक खाद का उपयोग वो अगली फसल में करते हैं। तो ठीक है, झूम खेती पे सवाल बहुत आ रहे हैं। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। स्थानांतरित खेती बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती है। ठीक है, झूम खेती, टीन खेती, इन सब पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा कराया हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल जो पूछा गया, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। देखिए, वर्षा जल का जो संचयन होता है वो सबसे ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, पेयजल के लिए। जो सबसे ज्यादा प्रमुख उपयोग है अगर वर्षा जल का संचयन करते हैं, तो भूमिगत जल स्तर की वृद्धि के लिए। आप वर्षा जल का संचयन सबसे ज्यादा करते हैं तो जो गर्मियों में हमारे वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। आप देखिए, जो हमारे नल है वो हार्ड चलने लगते हैं और जो हमारी पंप है उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम वर्षा के जल को संचयित कर सकते हैं तो इस वाटर का लेवल ये ऊपर हो जाएगा और हमें पानी जो यहाँ से प्राप्त हो रहा था वो यहाँ से मिलने लगेगा। तो इसी कारण हम भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए कहते हैं ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख के जाइएगा। अगला सवाल, अब लकड़ी की जलाने पर कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, इससे रिलेटेड सवाल आया। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो बच्चे ने नहीं बताया। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यह एक गंधहीन रंगहीन होती है। अधिकाधिक मात्रा में अगर ये कमरे में या मनुष्य के किसी इन्वायरमेंट में हो जाती है तो बहुत नुकसान करती है। व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड भी एक सवाल आया था। ये विभिन्न प्रकार की कमियों, जो जमीन में कमियों होती हैं उनको पूरा करने के लिए कंपोस्ट बनाया जाता है। सफेद कीड़े और अन्य कीड़ों, केचुआ आदि का उपयोग करके उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे जो एक सवाल आया सीटेट में आज। देखिए, एक विद्यार्थी है, उसने दो बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली और दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरीके से आया ऑप्शन में, प्राकृतिक संसाधन, रिसाइकल्ड रिसोर्स, डिग्रेडेड रिसोर्स और रियल रिसोर्स, कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो देखिए, अगर आप देखें, सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली और दूसरे में कोयला, प्राकृतिक गैसों की स्लिप डाली, तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? तो देखिए, रिसाइकिल तो नहीं हो सकते सूरज, पानी और वायु, डिग्रेड भी नहीं हो सकते और रियल रिसोर्स भी नहीं हो सकते। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, वो क्या था? नेचुरल रिसोर्स। भाई, जो सन से हमारी जो एनर्जी मिलती है वो नेचुरल मिलती है। पानी से जो एनर्जी मिलती है, जैसे जो वाटर एनर्जी जो होती है, वाटर को हम टरबाइन पे गिराते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। एयर विंड मिल लगाते हैं, वहां से जो एनर्जी मिलती है। तो ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन है एनर्जी के। ठीक है, इनसे बहुत सारा जो नेचुरल रिसोर्स, इनको मतलब दीज आर नॉट द ऑप्शन विच आर अप्रोप्रिएटेड। मतलब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगला सवाल जो सीटेट में आज पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सी घटना क्लास में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना क्लास में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ निर्माण आप कर सकते हैं, आइस क्यूब में बर्फ जमा के। वाष्प बिंदुओं का निर्माण आप कर सकते हैं, पानी बॉईल करिए, उनको ढक दीजिए किसी बॉक्स में, अपने आप इवेपोरेशन पॉइंट मिल जाएंगे। बर्फ को मेल्ट करना आप दिखा सकते हैं, लेकिन कोहरा निर्माण आप क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपको आजकल दिख रहा होगा, ठंड है। तो ये ऑप्शन एक राइट आंसर था। कोहरा निर्माण आप क्लास में नहीं कर सकते, जबकि ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, बच्चों को क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट, देखिए, मैं सवाल आया कि संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है?
देखिए हमारी शरीर में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे किसी को वायरल फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई ब्लड टेस्ट करा के लाइए। तो अगर आप लोग ब्लड टेस्ट करा के जाते हैं ना, तो अपने आप लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं? सीबीसी। डॉक्टर कहता है सीबीसी करा लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। अम, तो कंप्लीट ब्लड काउंट अगर आप देखिए, कभी आप ब्लड रिपोर्ट उठा के देखिए, तो हमारे ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये बढ़े होते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमारे बढ़े होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हमारी आयरन की कमी इसकी वजह से होता है। प्लेटलेट्स, देखिए इन्फेक्शन मैं पूछ रहा हूँ, इन्फेक्शन के दौरान हमारी किसकी कमी होती, मतलब इन्फेक्शन की किसकी संख्या में वृद्धि होती है? ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, और इनकी वृद्धि इसलिए होती है कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे जो रक्त, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उनसे जो वो जो वायरस आ गए हैं, इन्फेक्शन आ गया है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन, उनसे लड़ने के लिए ये ल्यूकोसाइट्स अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और फाइट करते हैं। जैसे ही उस फाइट इनसे कर लेते हैं, हमारा शरीर रिकवर करने लगता है, इनकी जो रेंज है वो नॉर्मल होने जाती है। तो डॉक्टर हमारी ल्यूकोसाइट की जो एक टेस्ट होता है, ल्यूकोसाइट को टेस्ट करके बता देते हैं कि आपके शरीर में इन्फेक्शन किस लेवल पे बढ़ा हुआ है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे शरीर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जब आपको डेंगू का बुखार होता है, तो आप लोग देखिए आपकी प्लेटलेट डाउन होने लगती है। जनरली और किसी तरह का वैसा जब इन्फेक्शन होता है, तो आपकी प्लेटलेट डाउन होने लगती है। और डेंगू के बुखार में जब आपकी प्लेटलेट एक सर्टेन काउंट से नीचे आ जाती है, तो डॉक्टर आपको प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करता है। ठीक है। प्लेटलेट्स दो तरह की होती है: एसडीपी एंड यूडीपी, सेम डोनर प्लेटलेट्स, और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। रैंडम में किसी भी डोनर की प्लेटलेट आपको ले जाते हैं, और सेम डोनर प्लेटलेट्स में आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो वही डोनर आपको प्लेटलेट देगा। ठीक है। ये तो रही काम की बातें। तो इससे आपको इतने सवाल बन सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो सुनामी वेव आती हैं समुद्रों में, वो क्यों आती हैं, किसके कारण होती हैं? देखिए, ये होती है एक बहुत गर्म समुद्री धारा की वजह से, मछलियों का एक बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, और समुद्र तल में भूकंप। देखिए अगर मैं ये यहाँ ये जो एरिया है, ये ओशियन है। ठीक है। ये ओशियन है बहुत दूर पे, और ये हमारे सी सोर्स हैं। ठीक है। ये सी सोर्स हैं। तो देखिए इस समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे साइन वेव की तरह, वो जैसे जैसे वो किनारे पहुंचता है, उनकी जो इंटेंसिटी है वेव्स की, वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो किनारे आते आते तक उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो समुद्र के बीच में एक छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं भूकंप। अर्थक्वेक समुद्र के बीच में आता है, और जैसे जैसे वो भूकंप आगे बढ़ता जाता है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और आके वो किनारों पे भारी तबाही फैलाती हैं, और इसी तरह सुनामी वेव्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है। अगला सवाल जो पूछा गया आपसे, ठीक है, जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होते हैं? देखिए, उत्पादक शामिल होते हैं, उपभोक्ता शामिल होते हैं, अपघटक भी शामिल होते हैं। ये तीनों शामिल होते हैं, तो आपका आंसर ये होता है। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, उपभोग। ठीक है। और प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं। जो उत्पादक हमारे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। अपघटक हो जाते हैं जब चीजें मर जाती हैं, तो जो हमारे कीड़े मकोड़े और ये सारी चीजें डिकम्पोज करने लगते हैं, वो उनको अपघटक बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे जैविक पर्यावरण में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, ये सवाल सीडीपी का था। ठीक है। आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी नहीं है? ठीक है। कौन सा शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी नहीं है? तो परिवार शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी है। ठीक है, बिल्कुल है। विद्यालय शिक्षा की औपचारिक एजेंसी है। ठीक है।
ठीक है, खेल का मैदान और समाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा खेल का मैदान है वो भी शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी की तरह काम करता है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो समाज हो जाएगा। समाज हमारे शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी नहीं है। ठीक है, बाकी तीन और हर जगह से आप सीखते हैं। देखिए, समाज में वो अपने अनुभवों के आधार पे सीखता है, जबकि परिवार, विद्यालय और खेल के मैदान में वहाँ पे वो लर्निंग्स करके सीखता है। तो यहाँ पे ये औपचारिक एजेंसी नहीं है, समाज हमारी जो एक अनौपचारिक एजेंसी है। ठीक है, तो सवाल में कुछ इस तरीके से भी आंसर आए थे। ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं पता है बच्चों को, जितने ऑप्शंस पता होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला सवाल पूछा गया था उसके देखते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? देखिए, पश्मीना क्या हो पश्मीना जो ऊन होता है वो अ, बकरियों से प्राप्त होता है। ठीक है, भेड़ से नहीं प्राप्त होता, ऊँट से नहीं प्राप्त होता, याक से नहीं प्राप्त होता। देखिए, पश्मीना के बारे में हम आपको चीज़ें बता देते हैं थोड़ा-सा। पश्मीना जो शाल ऊन होता है, ये लद्दाख में जो बकरियाँ पाई जाती हैं, ये बकरियाँ 5000 मीटर ऊपर -40 डिग्री पर ये बकरी होती है। जो इनकी बाल होते हैं, बहुत बारीक बाल, जो इनके हेयर्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। मतलब हमारे एक बाल का मतलब मिला लिया तो इनके 6 बाल मिला लिया जाए तो हमारे एक बाल होते हैं। ठीक है, इनकी बाल से ऊन मिलता है। तो जो वहाँ की एक पश्मीना शाल होती है, उनको इस ऊनों से बनाया जाता है। और ये जो उनके ऊन होते हैं इतने गर्म होते हैं कि 1 साल 6 स्वेटरों की गर्मी को पूरा करती है। 250 दिन बनाने में 1 साल को लगता है। ठीक है, तो पश्मीना एक दरअसल एक बकरी से प्राप्त होती है ये ऊन, और लद्दाख के पहाड़ी इलाके में रहती है। उनके ऊन से शाल बनाई जाती है जो कि बहुत गर्म होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो एक बकरी होगा। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये सवाल आया है, हमने आपको ये कराया हुआ है। अपने हर शिफ्ट में जब जब ये सवाल पूछा गया हमने आपको ये कराया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सवाल एक आया कि डिस्कैल्कुलिया जो है हमारी वो किस प्रकार का अधिगम विकार किससे संबंधित है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो डिस्कैल्कुलिया है वो क्या कहते हैं। हमने आपको बताया है कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। ठीक है, और दृष्टि संबंधी विकार, ये सारी चीजें बताया। तो कैलकुलिया जहां पे वर्ड आ गया कैलकुलेशन, आप उसके कोरिलेट कर लीजिए। कैलकुलिया अगर आया है तो उसे कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेशन से। तो गणना संबंधी ये हमारा विकार है। बच्चे कैलकुलेशंस करने में बहुत मिस्टेक करते हैं, लर्न नहीं कर पाते, तो इस तरह से जो विकार आता है उसे हम वो कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो आया, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड एक वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, जाके वहां देख लीजिए। हमने उसमें डिटेल में आपको बताया है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज किस तरह से सीटेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है देखते हैं। देखिए, द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी कौन सी है? ठीक है, जो हमारी प्राथमिक एजेंसी होती है वो क्या होती है? परिवार और मित्र। ठीक है, जो द्वितीय एजेंसी होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो होती है परिवार। हमारी प्राथमिक होती है, परिवार प्राथमिक होती है। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर कौन सा हो गया? विद्यालय एवं पास पड़ोस। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप जो ऑप्शन है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए कि हमारी प्राथमिक एजेंसी परिवार है और सेकेंडरी एजेंसी हमारी विद्यालय और आस पड़ोस है। तो ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर को कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, देखिए, सवाल जो आपसे पूछा गया वो जीन पियाजे से पूछा गया।
एक क्लास में बच्चों को विभिन्न प्रकार की पेंसिल के एक बॉक्स में दे दी जाती है, उनको परस्पर मिला दिया जाता है। बच्चों को इससे अलग करने के लिए बोला जाता है। बच्चा छोटी और बड़ी पेंसिल अलग कर लेता है। बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित हो चुकी है? क्षमता। बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित हो चुकी है? तो जीन पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, इंद्रिय संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, चूंकि पेंसिल आपको दी गई है, दिख रही है। वो जीन पियाजे के अनुसार वो अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। मूर्त मतलब जो सजीव आपको दिख रही है, ठीक है। तो छोटी बड़ी पेंसिलों को वो अलग कर लेगा मूर्त, कि बड़ी पेंसिल ये है, छोटी पेंसिल ये है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो जीन पियाजे से 3 सवाल आज आए थे एग्जाम में, तो आप लोग जीन पियाजे, व्यागात्सी, गोलबर्ग, नॉम चॉम्स्की और वेनिले ये जरूर करके जाइएगा। इनसे लगभग 2 सवाल हर एग्जाम में आ रहे हैं। नॉम चॉम्स्की से आपसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। वेन हिले से उनके ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के बारे में 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। कॉलबर्ग्स की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, जेडपीडी वगैरह के पूछ रहा है। व्यागास्की के बारे में पूछ रहा है वो। तो आप लोग सवालों को छोड़ के मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, सवाल को गलत करके नहीं आना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगले 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 सवाल में चलते हैं। देखिए, सवाल में एक और सवाल पूछा गया था। एक विद्यार्थी ने हमें मैसेज किया था कि 10011 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो भाई आप लोग इसको डिवाइड करके उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति जंगल में 25 सालों से रह रहा है, वहां पे खेती कर रहा है, उनके उत्पादन होने वाले संसाधनों पर उसका अधिकार होगा, वह अधिनियम के तहत वैध होगा। देखिए, 25 सालों से वहां पर रह रहा है, वहां पे खेती कर रहा है, तो जंगल और उसके संसाधनों पे उसका अधिकार होगा। और अधिकार कैसे होगा, यह किस अधिनियम के तहत वैध होगा? तो देखिए, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो भारत सरकार ने 2007 में जारी किया था, इस नियम के अंतर्गत वो उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में आज आए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जिस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो चीजों को काट कर चलता रहता है। भाई कितनी बार आपको पढ़ाया, गिलहरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। गिलहरी देखिए हमेशा कुतरती रहती है, किसी भी चीज को देख को मिलती है, कुतरती रहती है, उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखिए, गौरैया से सवाल पूछा, कौवे से पूछा, चमगादड़ से पूछा, आज गिलहरी से सवाल पूछ लिया, ठीक है। ठीक है, मैंने जब दांत पढ़ा रहे थे पक्षियों के, तब ने आपको पहले ही बताया था। मांसाहारी पक्षियों के दांत के बारे में पूछा, आज गिलहरी के दांत के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अगले सवाल के बारे में चलते हैं। देखिए, आप मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? देखिए, बच्चों को स्थान दूरी के साथ परिस्थिति समझाना, बच्चों को पैमाने के बारे में समझाना, बच्चों को स्पष्ट ड्राइंग कराना। सबसे अच्छी विधि क्या होगी? भाई आप उससे ये बोल दीजिए कि आप मानचित्र बनाकर लाइए घर से अपने स्कूल का। उसको अपने घर का पता होगा, उसको अपने स्कूल का पता होगा, ठीक है। तो आप वो डेली स्कूल जाता होगा, अपने घर से किस किस वे से जाता होगा, तो एक मानचित्र में मैप बना के वो ले जाएगा और यहाँ से वो अपने मानचित्र पर आधारित जो उसकी स्किल्स है उसको अच्छे तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सबसे सही हो, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, सवाल पूछा है इन्होंने कि मधुमक्खियों के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का होता है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। मधुमक्खी को जब रस मिलता है, वह नृत्य करके सभी को बुला लेती है, ठीक है। मधुमक्खी के लिए चीनी का घोल लकड़ी के बक्से लगते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा सही कथन है। देखिए, ये हमारा कथन सबसे सही है। अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई नहीं महत्वपूर्ण है, नर मधुमक्खियां कई सारी होती हैं और रानी मक्खी महत्वपूर्ण होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, बिल्कुल सही मिलती है। मधुमक्खी को जब रस मिलता है, नृत्य करके सबको बुला लेती है, बिल्कुल ठीक है। मधुमक्खी के लिए चीनी का घोल और लकड़ी के बक्से लगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे
सही ऑप्शन है और रेस्ट हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे सही ऑप्शन है, रेस्ट ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे मधुमक्खी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। एग्जामिनेशन में कई बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम आपसे एग्जाम में जो पूछा गया वो बताते हैं। देखिए, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखना कैसा है। ठीक है, देखिए नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि भाई भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल। ठीक है, भाषा भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात। भाषा अनुकूलन से सीखी जाती है, भाषा सामाजिक अंतरक्रिया से सीखी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है, ये भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये ऑप्शन जो इसका है सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने हमारा एलईडी के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था। ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है इसके बारे में भी बताया उन्होंने। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, व्योगास्की जो हमारे थे, उन्होंने ये उनके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, बच्चे सहयोग से बेहतर सीखते हैं, बच्चों के आधारभूत सहायता की आवश्यकता होती है, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। देखिए, अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, ये बात व्यवगासी सर ने नहीं कही थी, बाकी तीनों बातें सही थी आपकी। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, और एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये बात व्यवगासी ने नहीं बताई थी। सवाल बहुत आसान आ रहे थे, आप बहुत आराम से इसको चीजों को कर सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से नंबर ले आ सकते हो। पौधे या फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ड्रिप सिंचाई, नलकूप सिंचाई, अधोभूमि सिंचाई, इनमें से सभी। देखिए, सबसे अच्छी जो पानी देने की विधि है ड्रिप सिस्टम है। देखिए, पाइपें बिछा दी जाती हैं, जैसे ये हमारा एरिया है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पाइपें बिछाई जाती हैं, यहाँ फव्वारों के माध्यम से इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में अपना थोड़ा थोड़ा जो वाटर है ड्रिप के माध्यम से आता रहता है, और ज़्यादा पानी भी नहीं आता जिससे जड़ों को नुकसान पहुंच सके, पानी का भराव भी नहीं होता और आप अच्छे से सिंचाई कर लेते हैं पूरे एरियाज में। तो ड्रिप सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड है ये। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आया, वो पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। वही ऑक्सीजन गैस नहीं पैदा होती, बाकी सारी गैसें थोड़ी थोड़ी पैदा होती हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहा। ठीक है, ऑक्सीजन कभी गैस जनरेट नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा, एक समावेशी क्लास में अंजलि एक अनावश्यक कार्य को पूरा करने में विहान की मदद कर रही है, जिसमें उसे विशेष प्रतिभा कौशल की आवश्यकता होती है। क्लास में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम रणनीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट निर्देश, समस्या आधारित दृष्टिकोण, परियोजना आधारित शिक्षण दृष्टिकोण, समकक्ष प्रशिक्षक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, समावेशी क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसमें एक विशिष्ट दिव्यांग बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाती है, तो उसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हर हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। ठीक है, सामाजिक कारण से माध्यम से छात्रों के बीच होने वाले व्यक्तिगत परिवर्तनों को किस तरीके से समझाया जा सकता है। एक सवाल ये आया, छात्रों के विशेष समूहों के बीच अंतर, सामाजिक कारण के माध्यम से छात्रों के बीच होने वाले व्यक्तिगत परिवर्तनों को किस माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है, छात्रों के विशेष समूहों के बीच अंतर, व्यक्तिगत संबंध, छात्र की गतिविधियां,
माता पिता से जानकारी एकत्र करके। इस तरह से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आप छात्रों से पूछकर उनकी जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण के माध्यम उनके व्यक्तिगत परिवर्तनों को इस तरीके से आप जांच सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, देखिए सवाल जो मैथमेटिक्स में पूछे गए आज, पहला सवाल पूछा गया बहुत आसान था, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन नहीं है। देखिए भाई, ये देखिए 9 × 9 × 9 अगर आप करेंगे, 9 × 9 × 9 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 729 मिल जाएगा। ठीक है, और 6 × 6 × 6 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। 10 × 10 × 10 करेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। और तो ये कौन सा, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल पूछा इन्होंने। और अगला सवाल पूछा कि अंजलि को 5 सितंबर 2021 को अपने घर की सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला, जहां उसका जन्मदिन 5 दिसंबर 1995 है। प्रमाण पत्र मिलने समय उसकी उम्र क्या थी। भाई 5 सितंबर 2021 और 5 दिसंबर 1995। देखिए अगर मैं बात करूं दिसंबर कब आएगा, 5 दिसंबर 1995 से लेके 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1995 से लेके 5 दिसंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, 5 दिसंबर, ठीक है, 1995 से लेके 2021 की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 95 से लेके 21 की बात करूं 2021 की, तो कितने साल हो जाएंगे, 26 साल हो जाएंगे। लेकिन भाई उसका जो जन्मदिन है वो सितंबर में है, तो सितंबर में, दिसंबर में उसका जन्मदिन है और सितंबर में ही उसको मिल गया 5 सितंबर को, तो कितने महीने पहले मिला, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, कितने महीने पहले मिला। अपने जन्मदिन बर्थडे आने वाला था 2021 में, उसके 3 महीने पहले उसको मिल गया, तो तो 26 साल ना होके कितना, 3 महीने कम कर दो, 25 साल 9 महीने। तो प्रमाण पत्र जिस दिन मिला उसकी उम्र क्या थी, 25 साल 9 महीने। तो ऐसे चमकाने वाले सवाल आएंगे, आप लोग ऐसे चमका के जुगाड़ से हल करके आएंगे, जुगाड़ मेथड से लॉजिक लगा के अपना। ठीक है, तो सवाल ऐसे आपको लॉजिक लगा के सही करके आने हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मैथमेटिक्स में जो पूछा गया, 3 दोस्तों को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बाद मैसेज आया तो कितने समय बाद फिर से उन्हें मैसेज प्राप्त होगा। भाई ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में आते हैं आप उनका लसापा निकाल लीजिए। तो 20, 30, 40 का आप लसापा निकाल लीजिए, और लसापा निकालने के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो अगर मैं 10 से कर दूं, 10, 2, 3, 4, ठीक है, फिर अब 2 से कर दीजिए, 1, 3, 2, अब 2 से कर दीजिए, 1, 1, 3, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, दहम्मा 120, 120 मिनट बाद सबको ठीक उसी समय संदेश प्राप्त होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 घंटे बाद। जब भी सवाल आए कि 3 दोस्तों को 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद भेजा गया, कितने समय बाद उन्हें फिर से उस समय संदेश प्राप्त होगा। अगर इतने इतने समय बाद आ रहा है तो आप तुरंत एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम के बाद उसका आंसर कर लीजिए, 2 घंटे बाद। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको लॉजिक लगा के डायरेक्ट करके आने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें से सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पूर्ण वर्ग है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ऑप्शन मेथड यू चूज करना है, ऑप्शन मेथड चूज करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इनका लसापा निकाल लीजिए। 16, 20 और 24 का लसापा निकाल लीजिए आप। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। ठीक है, अब 4 से एक बार और कटेगा, 1, 5 और 6। ठीक है, अब 5 और 6 बचे, 4 चौक 16, 16 पंचे 20, 20 छक्का 120, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 80 छक्का 480। इसका लसापा आ गया। ठीक है, अब मैं यहां से एक बार और कट करना चाहता हूं, 2, 5, 3, तो 2, 3, 5, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 3 पचे 15 दूनी 30, चौका 120, 480। तो आप इसमें से ये देख लीजिए कि 480 में से कौन सी संख्या जो सबसे छोटी है वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, एक तो पहला तरीका ये हो गया, और इसमें से आप ये देख लीजिए कि 16, 20 और 24 से कौन कौन सी पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अगर मैं सबसे छोटी संख्या 9 को देखूं, तो 16 को अगर हम 900 से कट कर रहे हैं, तो 16 पंचे 80, बचा 10। ठीक है, और 10 बच गया, 16 छक्का 96, 4 बच गया, तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये है 16 नविया 144, तो ये कट तो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप देखिए, अब ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। ये है कि भाई सबसे ज्यादा है, ये 20 से भी कट जाएगी। अब 24 से अगर हम कट काट के देखते हैं, 24 से, तो 24 ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, इन दोनों में चेक करते हैं। 24 से 160 काट के देखिए, 24 से 160 काट के देखिए, 160000, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120, और यहाँ पे क्या बचा, 40, 24 इकन्नम 24, यहाँ कितना बचा, 16। ठीक है, बच गया, फिर से 24 पंचे 120, तो ये 24 से जाएगा, 24 से डिडक्ट नहीं हो रहा है। 36 से काटिए, 24 से। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं, हमारे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, 24 से 3600 को कट कर दिए। ठीक है, 36 हो गए। अब देखिए, 24 इकन्नम 24, यहाँ कितना बचा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 24 पंचे 120, ये देखिए पूरा कट गया। तो ये 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और हमने आपको क्या बताया था, 480, जो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम निकाला था 480 था। अब 480 से सबको विभाजित कर देना था, जो सबसे छोटा आता वो हमारा राइट आंसर हो जाता। दो तरीके मैंने आपको बताए, पहले आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए, सबसे डिवाइड कर दीजिए, जो विभाजित नहीं हो रहा है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, विभाजित होने के बाद जो 2-3 विभाजित हो जाए, जो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है वो आप उसको आंसर ले लीजिए। ठीक है, बाकी आपको सारे तरीके बता दिए हमने। इस तरह के सवाल आएंगे तो आप आसानी तरीके से करके आइएगा। ठीक है, एक बच्चा वेन हिले के अनुसार, एक बच्चा वर्ग और आयत के बीच अंतर नहीं कर सकता, तो वेन हिले के अनुसार वह किस अवस्था में है। देखिए, वेन हिले ने ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत दिया था। उसने कहा भाई बच्चे को तो लग रहा है चारों भुजाएं सेम है, मतलब 4 भुजाएं हैं, तो वो आयत भी है, वो वर्ग भी है, तो वो क्या है, अभी
लेवल 0 में स्तर पे है, विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो वेन हिले से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं, तो वेन हिले के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में डायंस जो डाइज होती हैं, मैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे डाइज होती हैं, ठीक है, ऐसे इनमें फेजेस होते हैं और हम 1 2 लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 1 2 3। तो किस में यूज नहीं किया जाता? प्लेस वैल्यू में यूज किया जाता है, एडिशन में हम लोग करते हैं, सब्सट्रैक्शन में करते हैं, प्रोबेबिलिटी में नहीं करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है, तो 6 AM से चलती है और दोपहर 3 बजे तक चलती है। तो भाई ढका हुआ कोण, जो कितना कोण वो कवर कर रही है, उसको निकालना है। ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि जब घंटे की सुई 1 घंटे चलती है, 1 आवर, ठीक है, तो कितना चलती है? 30 डिग्री का कोण वो ढक के चलती है। अब मुझे बताइए 6 AM से 3 PM, 6 AM के बाद 3 PM को हम लोग क्या बोलते हैं? 15 बजे भी बोल देते हैं। तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। 6 AM से 3 PM के बीच की डिस्टेंस क्या, मतलब टाइम कितना बीता? 9 घंटे बीता। जब 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल घूमती है, तो 9 घंटे में कितना घूमेगी? 9 इंटू 30, 9 इंटू 30 कितना हुआ? 270, 270 डिग्री का एंगल वो घूम जाएगी, ढक के आएगी। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आया कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा था कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका एक लॉजिक आप लगाइए कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि अगर मैं इसके योग से डिवाइड कर दूं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं 45 को 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मुझे इसका मिडिल नंबर मिल जाना चाहिए, यहां कहीं ये नंबर आ जाना चाहिए। तो अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, तो 6 से 42, 3 बचा और उसके बाद पॉइंट लगाया यहाँ 0, 6 पंचे 30, तो 7.5 नंबर आया कि जो एकदम मिडिल पे कौन सा नंबर था? 7.5 नंबर। ठीक है, एकदम मिडिल में 7.5 नंबर। तो इसका मतलब यहां पे जो नंबर आ रहा है वो 7.5 नंबर आ रहा है। तो यहां मैं ये मान सकता हूं, अगर आप किसी भी 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो और ये सारे नंबर है, तो उनको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये उसका क्या मिल जाएगा? एकदम एवरेज मिल जाएगा। एवरेज को मतलब एकदम मिडिल, जो मिडिल का नंबर है वो मिल जाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब 7.5 ये है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो पूछा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
और 7 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इनका जो आंसर है आप निकाल लीजिए, 6 5 11 9 20 के शून्य, ठीक है, 6 5 11 9 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4 3 7 4 11, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 110 आ जाएगा। आप ऐसे सवाल को चमका दीजिए, ऐसे सवाल को आप जुगाड़ तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, तो आप ऐसे सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया कि ब्रेन लिपि में कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं या लिपि आधारित होती है। ये सवाल लगभग हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सवाल जो आपसे पूछा गया है ब्रेन लिपि के बारे में, तो जो ब्रेन लिपि होती है वो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होती है। तो एक कागज के जो पन्ने होते हैं उनमें 6 बिंदु बने होते हैं, उभरे हुए बने होते हैं, जिनको छू के विद्यार्थी पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो जो हमारे लुइस ब्रेल थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। तो ये इसका हमारा सटीक आंसर है, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ ईवीएस के, सीडीपी के और मैथमेटिक्स के सवाल जो विद्यार्थियों से हमने सेंटर जाके पूछा था। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप शेयर करेंगे तो अन्य विद्यार्थियों की मदद हो पाएगी। विद्या मंत्र चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। विद्या मंत्र चैनल पे हम आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस रीट के, सीटेट के, यूपी टेट के, सुपर टेट के लेके आते रहेंगे। और आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बस एक ही मंत्र आप याद रखिए, डू योर बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और चैनल को अगर आप शेयर कर देंगे तो जो विद्यार्थी और एग्जाम दे रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट करके हमें भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।